आइए आज एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी पर बात करते हैं जो किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं गहड़वाल राजवंश के नाटकीय उदय और उनके खौफनाक पतन की। भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास बहुत सी वीर गाथाओं और रहस्यों से भरा है, लेकिन गहड़वाल राजवंश की कहानी बिल्कुल अलग स्तर की है। इस सफर की शुरुआत हम उन गहरे और रहस्यमयी सवालों से करेंगे जिन पर आज भी इतिहासकारों के बीच गर्मागर्म बहस होती है, खासकर राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और सीधे प्राचीन भारत के उन पन्नों में चलते हैं। आज हम इस पूरे सफर को कुछ अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहले हम राजपूतों की उत्पत्ति के रहस्य को समझेंगे, फिर गहड़वालों के उदय और उनके स्वर्ण युग पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पतन की शुरुआत कैसे हुई और अंत में जयचंद्र और इस विशाल साम्राज्य के पतन की वो कहानी जानेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए अपने पहले खंड से शुरुआत करते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति। जरा सोचिए, ये शक्तिशाली राजपूत वंश आखिर वास्तव में आए कहाँ से थे? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही उलझा हुआ है। ये एक ऐसा मौलिक ऐतिहासिक प्रश्न है जिस पर कोई एक सर्वमान्य जवाब है ही नहीं। इतिहासकार आज भी इस गुत्थी को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाए हैं। दरअसल इस पूरी डिबेट को हम 3 प्रमुख सिद्धांतों में बांट सकते हैं। पहला है स्वदेशी सिद्धांत, जिसे ओझा और वैद्य जैसे विद्वान मानते हैं कि राजपूत यहीं के मूल राजवंशों की संतान हैं। दूसरा सिद्धांत विदेशी उत्पत्ति का है। कर्नल टॉड और भंडारकर का मानना है कि ये शक जैसे मध्य एशियाई आक्रमणकारियों के वंशज हैं। लेकिन तीसरा सिद्धांत सबसे ज्यादा रहस्यमयी और दिलचस्प है, अग्निकुंड का सिद्धांत। इसके अनुसार राजपूतों का जन्म एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान यानी एक हवन कुंड से हुआ था। अब इस अग्निकुंड की कहानी से निकले 4 प्रमुख राजवंशों को याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और आसान ट्रिक है, जिसे चाचा पापा ट्रिक कहते हैं। पहले चा से चौहान, दूसरे चा से चालुक्य, पा से प्रतिहार और दूसरे पा से परमार। इन चारों में प्रतिहार राजवंश सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा था। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि हमारी आगे की कहानी इसी से जुड़ी है। आइए अब अपने दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि गहड़वालों का उदय कैसे हुआ। दिलचस्प बात यह है कि गहड़वाल शुरुआत से ही कोई संप्रभु राजा नहीं थे। विंध्याचल पर्वतों के इलाके से निकलकर ये लोग शुरू में उन्हीं शक्तिशाली गुर्जर प्रतिहारों के अधीन सामंत हुआ करते थे, जिनका जिक्र हमने अभी किया था। वे उनके मातहत काम करते थे, लेकिन जब प्रतिहारों की पकड़ ढीली पड़ने लगी, तब गहड़वालों ने अपनी अलग पहचान बनानी शुरू की। और इस स्वतंत्र पहचान की नींव रखी राजा चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने सही मौके पर चौका मारा और स्वतंत्र गहड़वाल राजवंश की स्थापना की। उन्होंने प्रतिहारों के पतन के बाद खाली पड़े शानदार शहर कन्नौज पर कब्जा किया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, कलचुरी राजा यशकर्ण को हराकर उन्होंने अपने साम्राज्य को काशी, कौशल से लेकर सीधे इंद्रप्रस्थ यानी आज की दिल्ली तक फैला दिया। ये वाकई एक बहुत ही धमाकेदार शुरुआत थी। अब चलते हैं खंड 3 की तरफ, जहां हम इस साम्राज्य के सबसे सुनहरे दौर, उनके स्वर्ण युग की बात करेंगे। ये वो दौर था जब राजा गोविंद चंद्र गद्दी पर थे। उन्हें एक गजब की उपाधि मिली हुई थी, विविध विद्या विचार वाचस्पति। ये नाम सुनने में जितना भारी भरकम है, इसका मतलब भी उतना ही शानदार है। इसका अर्थ है विभिन्न विज्ञानों और साहित्य का प्रकांड ज्ञाता। मतलब एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार ही नहीं, कलम चलाना भी बहुत अच्छी तरह जानता था। असल में गोविंद चंद्र का कैरेक्टर बड़ा ही डायनामिक था। एक तरफ वो इतने खूंखार योद्धा थे कि जब तुर्कों ने उनके पिता राजा मदनपाल को बंदी बना लिया, तो वो अपनी सैन्य ताकत के दम पर उन्हें बलपूर्वक छुड़ा लाए। और दूसरी तरफ कला के इतने बड़े कद्रदान थे कि उन्होंने अपने ही युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर को कृत्य कल्पतरु नाम का एक बेहद प्रसिद्ध साहित्यिक ग्रंथ लिखने के लिए पूरा संरक्षण और प्रेरणा दी। ताकत और बुद्धि का ऐसा संगम इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। और हाँ, गोविंद चंद्र की पत्नी रानी कुमार देवी का रुतबा भी कुछ कम नहीं था। वो बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी अनुयायी थीं। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बौद्ध वास्तुकला में विहार और स्तूप में क्या फर्क होता है। विहार वो जगह है जहाँ बौद्ध भिक्षु और शिक्षक रहते हैं, जबकि स्तूप खास तौर पर प्रार्थना और पूजा पाठ के लिए बनाया जाता है। तो गहड़वाल साम्राज्य में अलग अलग मान्यताओं को भी पूरा सम्मान मिल रहा था।
लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, हर चढ़ते सूरज को ढलना ही होता है। खंड 4 में हम देखेंगे कि इस पतन की शुरुआत कैसे हुई। गोविंद चंद्र के बाद गद्दी संभाली विजय चंद्र ने। विजय चंद्र ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को हराकर अपनी ताकत तो दिखाई, लेकिन उनके समय में एक बहुत बड़ा और विनाशकारी झटका भी लगा। गहड़वालों के हाथ से दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ का नियंत्रण छिन गया और वो चौहान राजवंश के पास चला गया। दिल्ली का यूं हाथों से निकल जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये पूरे उत्तर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था। और अब हम इस कहानी के सबसे नाटकीय, आखिरी और 5वें खंड पर पहुंच गए हैं, जयचंद्र और पतन। भले ये राजनैतिक जमीन खिसक रही थी, लेकिन जयचंद्र का दरबार सांस्कृतिक तौर पर अपने चरम पर था, एकदम पीक पर। जयचंद्र ने अपने वैभव को दिखाने के लिए प्रतिष्ठित राजसूय यज्ञ करवाया। उन्होंने वाराणसी में प्रसिद्ध कमोली शिलालेख स्थापित करवाया। और तो और उनके दरबार में श्रीहर्ष जैसे प्रख्यात कवि थे, जिन्होंने नैषधीय चरित और खंडन खंडखाद्य जैसे महान ग्रंथों की रचना की। कल्चरल हिसाब से साम्राज्य अभी भी जगमगा रहा था। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा पारिवारिक बवाल जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। कन्नौज के शासक जयचंद्र अपनी बेटी संयोगिता के अचानक हुए अपहरण से आग बबूला थे। और ये अपहरण किसी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उन्हीं के भांजे दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। इस एक घटना ने इन दो विशाल और शक्तिशाली राजवंशों के बीच के राजनीतिक गठबंधन को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ये दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली थी। इस पारिवारिक रंजिश का नतीजा आप इस टाइमलाइन में साफ देख सकते हैं। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन जब 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ तो उसी पुरानी कड़वाहट के चलते जयचंद्र ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया और पृथ्वीराज की हार हो गई। पर जयचंद्र को क्या लगा था कि वो बच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। महज 2 साल बाद 1194 में मोहम्मद गोरी ने सीधे गढ़वालों पर हमला कर दिया। चंदावर के उस युद्ध में जयचंद्र की हार हुई और वो महान साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस ऐतिहासिक विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए। चंदावर के युद्ध में गढ़वालों की उस हार ने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। एक पारिवारिक कलह, एक टूटा हुआ गठबंधन और एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य का पतन, इन सब चीजों ने मिलकर आने वाली कई सदियों के लिए भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया। इतिहास वाकई सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उन फैसलों की कहानी है जो पूरे देश का भविष्य तय करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।